स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग हम लोग अपनी। डन है, स्क्रीन सबके सामने आ रही है और ये भी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं जा रहा हूँ ज़रा यहाँ पे और अब मैं खोल रहा हूँ हमारा कोई A14 नाम से बैच, जो कि मैंने वैसे बनाया ही नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट 10 करके मैं ज़रा बना रहा हूँ अपना A14 बैच। ठीक है, A14 बैच हमने बनाया है यहाँ पे आके अपना। और अब जरा इसको जो अपने VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने अपना वो राउट्स और कंट्रोलर्स वगैरह सारे देख लिए थे, वीडियो देख ली थी ना, उसके अंदर राउट्स और कंट्रोलर्स वगैरह हैं। चले देख लो ना। देख लेना। खैर वो चीज़ें तो आप भी आगे रिपीट होने वाली हैं, क्योंकि मैंने सर्वर अपना दोबारा से बनाना ही है, तो वो चीज़ें आज भी करनी है हम लोगों ने। तो मैं खोलूंगा अपना सबसे पहले टर्मिनल, और इस टर्मिनल के अंदर रहकर मैं क्या काम करने वाला हूँ, इस टर्मिनल के अंदर रहकर मैं मेनली करने वाला हूँ अपनी एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए तो वो पैकेज डॉट जेसन तो हमें चाहिए किसी ना किसी तरह से। तो हम लोग उसको किस तरह से लाते हैं, npm init करके, और -y करूंगा तो वो क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं करने पड़ेंगे, बस बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज होंगी वो खुद ही ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो प्रॉपर वर्किंग में है हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या काम करूँगा, एक्सप्रेस को अगर हमने यूज़ करें तो मैं अपने एक्सप्रेस को जो है ना इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ होगा मैं, और मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल करो मेरे उसी एक्सप्रेस को, और साथ में एक .env का पैकेज भी। सही है, .env का एक पैकेज भी आ गया हमारे पास। .env का पैकेज हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपनी चीज़ों को सिक्योर रख सकें। इसके अंदर जो है, इसने .env के नाम से हम लोग अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं, और उस फाइल के अंदर जो है हम लोग अपने मेनली ऐसे वेरिएबल्स रखते हैं जो कि हम सिक्योर रखना चाहते हैं। लेट सपोज हमारे पासवर्ड हो सकते हैं, हम लोग वो इसके अंदर रहकर डाल देंगे। ये बाकी सारी एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे, बट ये सिक्योर होंगे सब इस फाइल के अंदर रह के। ठीक है, हमारा जैसे कि पोर्ट हो सकता है, पोर्ट भी हमेशा सिक्योर रहना चाहिए। पोर्ट मैं अब आके .env की एक फाइल बना रहा हूँ .env के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर आकर मैं क्या काम करूंगा, एक पोर्ट नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, इज इक्वल टू करूंगा इसको 6000 के या 7000 के इक्वल कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल बन चुका है। अब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, मैं बनाऊंगा अपनी एक app.js की फाइल। और जब हमने एक्सप्रेस को जो है इंस्टॉल किया, उसका मतलब है कि एक्सप्रेस को हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग अपने उसी एक्सप्रेस के थ्रू जो है अपना सर्वर बना रहे हैं यहाँ पे आके। ऐसी है ना, मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो मेरे उसी एक्सप्रेस को। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेस आ चुका है। जब हम लोग एक्सप्रेस लेकर आते हैं उसके बाद हमें पता है कि हमने एक्सप्रेस की एक ऐप बनानी होती है। मैं करूँगा कॉन्स्ट करके मेरा ऐप इज इक्वल्स टू वही एक्सप्रेस, और ये एक फंक्शन है तो मैं कुछ इस तरह से काम कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, अपना पोर्ट इनिशियलाइज करते हैं जो कि env के अंदर पड़ा हुआ है। हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट करके हमारा पोर्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट, हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, पोर्ट कैपिटल में यही था ना। तो ये प्रोसेस डॉट env है, इसका ये मतलब है कि आपकी env फाइल के अंदर एक प्रोसेस चलेगा, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं आपने उनको एक्सेस करना है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। जहाँ भी कोई भी एक्सेस करना पड़े वेरिएबल इसी तरह करना। प्रोसेस डॉट env करना पड़ेगा मुझे हर जगह। ठीक है, अच्छा अभी ये काम नहीं करेगा। हमें पता है कि ये हमेशा तब काम करता है जब हम लोग पहले अपनी env फाइल को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जो हमारी रूट फाइल होती है ना, उसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी env के अंदर वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि पहले हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर लें, ताकि बाद उसको उसके बाद हम लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर रहकर जहाँ भी हमें वो वेरिएबल्स यूज़ करना है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर किस तरह से करते हैं, एक इसका तरीका ये है कि कॉन्स्ट डॉट env करो एक वेरिएबल इज इक्वल टू रिक्वायर करो अपने उसी डॉट env के पैकेज को, इस तरह से const डॉट env इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट env करो। उसके बाद आप क्या काम करते हो, ये जो डॉट env वाला वेरिएबल है इसको डॉट करके कॉन्फ़िग कर देते हो। बस ये एक कॉन्फ़िग नाम से फंक्शन है जो कि इसको कॉन्फ़िगर कर देगा। एक तरीका इसका ये होता है कि आप अपने वेरिएबल को जो है कॉन्फ़िगर कर देते हो। एक तरीका जो है वो इसका होता है कि डायरेक्ट जो है रिक्वायर करो और उसके अंदर जो है डॉट env को डायरेक्ट ये कर लो, आगे डॉट कॉन्फ़िग कर लो। ये भी ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा सूटेबल है, छोटा सा है, 2 लाइन में कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा ये सारा प्रॉपर काम हो गया। अब मैं आगे क्या काम करूँगा, अपना ये जो मेरी एप्लीकेशन है ना, मैं लिखूँगा ऐप डॉट लिसन करो। हमें पता है कि जब भी हमारा कोई सर्वर बनता था हम लोग उसको लिसन कर रहे होते थे, आगे जाके एप्लीकेशन को भी हमें लिसन करना पड़ता है, और मैं इसको लिसन करूँगा मेरे पोर्ट के ऊपर आके कुछ इस तरह से, और उसके बाद मैं उसको एक मैसेज देता हूँ सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूँगा मेरा सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट, जो भी मेरा पोर्ट होगा, पोर्ट वेरिएबल को यहाँ पे आज जो है कॉल करवा दूंगा। और अब अगर मैं आके इसको रन करने की कोशिश करूँ, मैं लिखूंगा मेरा नोड करके app.js और एंटर, तो बिल्कुल सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000। उसने env के अंदर जो वेरिएबल था उसको एक्सेस कर लिया है यहाँ पे आके। ठीक है,
और हाँ, मुझे ये काम करना है कि मुझे अपना जो है ना इसके अंदर आकर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, क्योंकि अभी मैंने नोड के थ्रू जब इसको इंस्टॉल किया है, स्टार्ट किया है, तो मुझे बार बार मेरे सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा जैसे ही मैं थोड़ी सी भी चेंजिंग करता हूँ। तो वो मैं नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे आके अपनी स्क्रिप्ट को ऐड करूँगा कॉमा करके डेव के नाम से, ठीक है, और हम लोग उसको बोलेंगे कि नोड मॉन के थ्रू आप चलाओ किससे, हमारी app.js की फाइल को, बस कुछ इस तरह से। अब मैं आकर इसको उसके थ्रू चलाता हूँ, मेरे नोड मॉन के थ्रू cls करते हैं। यहाँ पे आकर मैं लिखूंगा इस बार npm run dev। हमारा अब ये नोड मॉन के थ्रू चल जाना चाहिए, बिल्कुल चल रहा है। सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000, ठीक है। बाकी अब जो है हम लोग अपने उस MVC मॉडल को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें हमारा जो मेनली ना डेटाबेस वाला काम करना है सारा। अब मेनली ये चीज़ है कि हमें हमारा क्या काम करना है, वो जो भी डेटा यूजर करेगा उसे स्टोर करवाना अपनी डेटाबेस के अंदर है। अभी तक हमने डेटाबेस के ऊपर ऐसे कुछ खास काम नहीं किया, बल्कि बस सिर्फ अकाउंट ही बनाया, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो पहले तो मैं अपना जो है ना पूरा MVC मॉडल बनाऊंगा। तो MVC मॉडल के अंदर हमें पता है कि क्या होता है, हमारे पास एक राउट्स होते हैं, एक कंट्रोलर्स होते हैं। मैं आके ज़रा अपने राउट्स बनाऊंगा। मैं लिखूंगा मेरे राउट्स पे आओ और राउट्स का फोल्डर, और इसके अंदर जो है मैं बनाऊंगा मेरा user.js के नाम से हम लोग बना देते हैं, ठीक है। user.js के नाम से हमने एक फाइल बनाई है, और इसके अंदर जो है मैं मेरे राउट को एक्सेस करूंगा। एक्सप्रेस राउटर इसको हम लोग बोलते हैं। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो आप किसे, मेरी उसी एक्सप्रेस को, कुछ इस तरह से। और उसके बाद कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स मेरा ऊपर वाला एक्सप्रेस वाला वेरिएबल डॉट राउटर, कुछ इस तरह से। राउटर फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसी के अंदर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आके डन हो गया, ये हमारा काम यहाँ तक डन है। अब मैं जो है पहले जो app.get वगैरह कर रहा था, अब मैं router.get करूंगा। ऐसी है ना, मैं करूंगा router.get रिक्वेस्ट मारो। कहाँ पे रिक्वायर्ड router.get रिक्वेस्ट मारो, स्लैश के ऊपर मारो फिलहाल के लिए। स्लैश के ऊपर जैसे ही यूजर जाता है तो आप क्या काम करो, वहां पे जो है एक फंक्शन अपना रन कर दो। मैं यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहा था ना, बट यहाँ इस बार मैं अपना फंक्शन रन करूंगा, और वो फंक्शन मेरे कंट्रोलर्स के अंदर पड़ा होगा, एक सेपरेट फाइल के अंदर पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे आके गेट यूजर्स के नाम से अपना फंक्शन रन कर दूंगा, कुछ इस तरह से। और उसके बाद आकर ये जो मेरा है राउटर, इसको एक्सपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इस चीज को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो किसको, मेरे राउटर को। ये एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, ये इंपोर्ट होगा हमारे पास app.js के अंदर आकर, ठीक है। app.js के अंदर आकर जब हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने एज एन एक मिडलवेयर के थ्रू। मिडलवेयर होता है हमारे पास, हम लोग अपने एक मिडलवेयर के थ्रू इसको इंपोर्ट करते हैं। और मिडलवेयर क्या चीज होती है हमारे पास, वो दो में यूज एग्जैक्टली मिडलवेयर होता है हमारे पास, किसी भी दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर देता है वो। अब वो हमारी बैकएंड की डेटाबेस हो सकती है हमारे सर्वर के साथ, हमारा फ्रंट एंड हो सकता है हमारे बैकएंड के साथ, या हमारी फाइल्स हो सकती हैं दूसरी फाइल्स के साथ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं यूज का मिडलवेयर यूज करे लगा हूँ। मैं लिखूंगा app.use करो, ठीक है, app.use करो आप। और यहाँ पे आके हम लोग इसको अपना रूट पाथ देते हैं, स्लैश के ऊपर मैं इसको रूट पाथ दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक यूजर जाएगा डायरेक्ट लोकल होस्ट कॉलन 8000 के ऊपर, तो उसको मुझे वो फाइल मिल जानी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। 8000 के ऊपर यूजर को भेज रहा हूँ मैं, और कॉमा करके यहाँ पे आके मैं अपने उस राउटर को जो है ना कॉल करवा दूंगा। ये वो देखते हो सजेस्ट हो मुझे पहले कर रहा है, डॉट स्लैश राउट के अंदर यूजर के नाम से फाइल है, टैब प्रेस किया, ऑटो कंप्लीट हुआ, उससे काम मेरा ऊपर, उसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली अब मुझे एरर मिलने वाला है। एरर क्या है चेक कर लो, आके नीचे पढ़ लो एरर को। गेट यूजर्स इज नॉट डिफाइंड। मैंने गेट यूजर्स फंक्शन को कॉल कराया, बट उसको कहीं पर बनाया तो हुआ ही नहीं है ना, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी नहीं करवाया। अब आ जाओ जरा बाहर, और अब हम लोग अपनी एक फोल्डर बनाने वाले हैं वापस से कंट्रोलर्स के अंदर। और ये जो फोल्डर है कंट्रोलर्स वाला, इसके अंदर रहकर मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसके अंदर रहकर मैं अपने सारे लॉजिक्स लिखने वाला हूँ। अपना जो फंक्शन है ना, लाइक क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जितनी मेरी होंगी वो इस फाइल के अंदर होंगी, ठीक है। वो जाएंगी राउट के पास, जहाँ पे उसको स्लैश वगैरह मिलेगा, और राउट जाएगा मेरे पहले से सर्वर के पास। तो मेरा सर्वर इस तरह से बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं MVC मॉडल, ठीक है। आज जो है इसकी मैं फाइल बना रहा हूँ, एक users.js के नाम से बना देते हैं। इसको हम लोग user.js मैंने नाम रखूंगा इसका, जैसे राउट के अंदर रखा। user.js एक राउट के अंदर पड़ी और एक कंट्रोलर्स के अंदर पड़ी है, ठीक है। अब आके जरा हम लोग अपना फंक्शन बनाते हैं। क्या फंक्शन था, कॉन्स्ट करके गेट यूजर्स हमसे एक रिक्वेस्ट मांगता है, एक रिस्पॉन्स मांगता है, और बाय डिफॉल्ट मैं फिलहाल के रेस्ट डॉट सेंड करता हूँ हेलो माय यूजर्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब ये कर दिया, और ये गेट यूजर जो वहां पे जो है यूज हो रहा है हमारी राउट्स वाली फाइल के अंदर, मुझे फिर इसको ऑब्वियसली यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इज इक्वल्स टू गेट यूजर्स, ठीक है। ये जो है हमारे पास गेट यूजर्स एक्सपोर्ट हो गया। जब एक्सपोर्ट हो गया तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे आके।
मैं अगर गेट यूजर्स को डायरेक्ट करूँ यहाँ पे आके यूजर्स, तो ये ऊपर आ जाएगा खुद ही, ठीक है। और मैं जो हूँ ना, मैं इसको कुछ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखूंगा ये करके। ये मैं इसलिए रखूंगा क्योंकि इससे ये होगा क्योंकि आगे जाके मैं मल्टीपल फंक्शंस एक्सपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं उन सभी को एक्सपोर्ट भी करूंगा एज एन ऑब्जेक्ट ही और इंपोर्ट भी करूंगा एज एन ऑब्जेक्ट ही। तो अब हमारी हर एक चीज़ प्रॉपर वर्किंग में है। सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000 हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है यहाँ पे आके, कोई मसला यहाँ तक रहा है कि एमवीसी मॉडल हमारा तैयार है। हाँ, बगैर मॉडल्स के, क्योंकि मॉडल हमारे बनते हैं हमारी डेटाबेस के अंदर जाके, बाकी सारा हमारा मॉडल तैयार है। ये हमारा आर्किटेक्चर होते हैं। एमवीसी जो है ना मेनली, वो हमारा मेनली एक आर्किटेक्चर ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता कि आप अपने बैकएंड का कोड जो है वो किस तरह से लिख रहे हो, ठीक है। चलें जी, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अब मैं अपना पोस्टमैन खोलूंगा। पोस्टमैन हम लोगों ने देखा था एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, उसका रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। हमें पता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जो है क्या काम करती है, करंट एक्शंस परफॉर्म करती है। हर एक एप्लीकेशन करंट एक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। और इन ये जो हमारे चार के चार एक्शंस है ना, इन चारों के लिए हम लोग डिफरेंट चारों रिक्वेस्ट यूज करते हैं। क्रिएट के लिए हम लोग यूज करते हैं अपनी पोस्ट की रिक्वेस्ट, रीड के लिए हम लोग यूज करते हैं अपनी गेट की रिक्वेस्ट जो हमने यहाँ पर मारी हुई है। अगर आप देखो तो राउटर डॉट गेट मैंने किया हुआ, ठीक है। उसके बाद जब हम अपडेट करते हैं तो अपडेट के लिए हम लोग अपना पुट और पैच दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट। और अगर डिलीट करें तो डिलीट की रिक्वेस्ट मारते हैं हम लोग, ठीक है। चलें जी, तो अब मैं फिलहाल तो गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा को एक्सेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। तो क्या है मेरा पोर्ट, बैकएंड कहाँ भी चल रहा है मेरा, लोकल होस्ट करूंगा कॉलन 8000 और स्लैश ये, क्योंकि मैंने स्लैश ही खाली डाला हुआ। मैं जैसे ही सेंड करूंगा तो मुझे एक मैसेज मिला चाहिए हेलो माय यूजर्स, कुछ हिस्सा का है। सेंड करते हैं तो हाँ जी, हेलो माय यूजर्स आ रहा है मेरे पास, मतलब मेरी एपीआई प्रॉपर वर्किंग में है। एक मैंने बहुत ही बेसिक सी एपीआई बनाई है यहाँ पे आके, ठीक है, क्योंकि कुछ ये मुझे रिस्पॉन्स दे रही है हेलो माय यूजर्स के नाम से। यहाँ तक हमें क्लियर है, कोई मसला है यहाँ तक किसी को भी, ठीक है। यहाँ तक आके अभी हमें कोई मसला नहीं है। अब पता है मैं क्या काम करने लगा हूँ, अब आप लोगों को जो है ना मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ अपना कुछ स्लाइड्स वगैरह, मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और मैं खोलूँगा इस बार आके अपनी वीड पिक्चर्स के अंदर, और आई थिंक सुबह ही मैंने ये की थी। हाँ, ये पढ़ी है, मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं मेनली। अब हम लोग जो है यहाँ पे आके इनको यूज़ करते हैं। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि आप में से यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं, या ग्रेजुएटेड हो, इमरान ग्रेजुएटेड हो ना, यूनिवर्सिटी में एसक्यूएल के नाम से कोई चीज़ पढ़ी होगी, पड़ी हुई है बस, पता पढ़ी हुई है बस। एसक्यूएल होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक तरह की लैंग्वेज होती है जो कि हम लोग अपनी डिफरेंट तरह की डेटाबेसेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तरह की लैंग्वेज होती है बस मेनली वो हमारे पास। हम लोग क्या काम करते हैं उसके अंदर है कि जब हम लोग एसक्यूएल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर है कि मेनली हम लोग अपना सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं कि उस लैंग्वेज के थ्रू अपनी डेटाबेस पर काम करते हैं। हम लोग पोस्टग्रेस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने माई एसक्यूएल को यूज़ किया होगा यूनिवर्सिटी लाइफ में, ठीक है। माई एसक्यूएल मेनली वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी में करवाई जाती है। अब यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं MongoDB को यूज़ एज एन डेटाबेस जो कि नो एसक्यूएल है। माई एसक्यूएल का मतलब होता है कि वो उसके अंदर आपकी जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना वो यूज़ हो रही है, बट नो एसक्यूएल का मतलब नहीं यूज़ हो रही है उसके अंदर। MongoDB नो एसक्यूएल है तो इसका मतलब है कि आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे आके, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब होता कुछ ये है, कुछ सीन इस तरह का होता है जब हम लोग इसके ऊपर रहकर काम कर रहे होते हैं। हमारे पास जो है डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है एज एन जेसन फॉर्मेट के अंदर, एज एन जेसन फॉर्मेट। अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो आप लोगों को रिजेम्बलेंस दिखा रहा हूँ कि क्या क्या रिजेम्बलेंस होती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास जो है ना, जब हमारे पास हम लोग काम कर रहे होते हैं अपना दूसरा उसके अंदर रहकर एसक्यूएल के अंदर रहकर और अपनी माई एसक्यूएल को यूज़ करते हैं। माई एसक्यूएल के अंदर जो है ना हमारे पास जो हमारा स्कीमा वगैरह बनता है या जो हमारा पूरा का यूज़र का डेटा स्टोर हो रहा होता है वो स्टोर होता है एज एन टेबल्स। सुना है कभी किसी ने? नहीं सुना होगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ। एज एन टेबल्स वो डेटा स्टोर हो रहा होता है। और टेबल्स किस तरह से डेटा स्टोर हो रहा होता है, हम लोग अपने एसक्यूएल के अंदर टेबल्स देखे थे, जैसे टेबल्स बन रहे होते हैं ना, वैसे उनके अंदर अपनी डेटाबेस के अंदर वैसे डेटा स्टोर हो रहा होता है कि कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं हमारे पास, ठीक है। उनको मेनली वहाँ पर हम लोग एंटिटीज बोलते थे, उनको एंटिटीज़ बोलते हैं कि ये एंटिटी जो है वो इस यूज़र की है, ये एंटिटी इस यूज़र की आईडी क्या है, यूज़र की नेम क्या है, हारिस है, और इसने क्या काम किया, प्रोडक्ट ऐड की है, एक कोई भी इस तरह की चीज़। ये अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती थी वो होती थी हमारी एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर। वहाँ पे हम लोग अपने टेबल के अंदर सारा डेटा स्टोर करते थे। बट यहाँ पर जो है ना MongoDB के अंदर, MongoDB के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो स्टोर होता है एज एन
डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। अब डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर होने का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर होने का ये मतलब है कि आप लोग इसके अंदर अपना जो डेटा स्टोर करते हो वो एज इन जेसन फॉर्मेट में स्टोर करते हो। पहली बात है जेसन फॉर्मेट हमें पता है क्या चीज़ है। मैं आपको ब्राउजर दिखा देता हूँ जेसन फॉर्मेट क्या चीज़ है। हम लोगों ने टूवर्स का प्रोजेक्ट किया था एक, अगर याद हो किसी को तो, कोर्स एपीआई, ठीक है, एंटर करते हैं और इसके ऊपर चलते हैं और ये है हमारा टूवर्स का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करो, ये हमारा जो है ना, ये हमारा जेसन फॉर्मेट होता है। हमारे पास ये है, एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, की है और उसकी कुछ वैल्यू है हमारे पास। ये हमारे पास हमारा जेसन फॉर्मेट है। और इसी जेसन फॉर्मेट को थोड़ा सा और बेहतर जो बनाया, आई थिंक जॉब्स एपी के अंदर बनाया होगा। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ आप लोगों को तो चेक करते हैं क्या कहते हैं। स्वैगर यूआई, आई डोंट थिंक सो कि इसने ये काम किया हुआ है। इसमें एपीआई मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट स्टोर सिंगल प्रोडक्ट चेक करता हूँ, हाँ जी, तो ये कुछ इस तरह का डेटा है। थोड़ा सा और इसने जो है ना इसको अपग्रेड किया हुआ है यहाँ पे आके। तो फिलहाल तो ये एज एन ऑब्जेक्ट ही काम करें, बट ये बहुत हद तक सिमिलरिटी रखता है हमारे जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे जेसन फॉर्मेट भी हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, बट उसके अंदर ये भी चीज़ होती है ना, वो एक स्ट्रिंग के अंदर आ रही होती है। जैसे कि यार ये है, मैं अगर आपको अपना कोड दिखा दूं तो हमारे कोड के अंदर जो है ना, हम लोगों ने जेसन फॉर्मेट देखा हुआ है, पैकेज और जेसन की फाइल, ये हमारा जेसन फॉर्मेट है। हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा होता है ना, वो इस फाइल के अंदर स्टोर, इस तरह फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो रहा होता है हमेशा, ठीक है। बट जो एसक्यूएल थी, माई एसक्यूएल, उसके अंदर एज एन डॉक्यूमेंट टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता था। कुछ चीज़ें हैं जो कि एसक्यूएल और मोंगोडीबी के अंदर सिमिलर हैं, बट मोस्टली चीज़ें डिफिकल्ट कह रहा हूँ, डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर जो है ना, मोंगोडीबी को यूज़ क्यों किया जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है। अब सीन कुछ ये है हमारे पास, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये मोंगोडीबी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो है ना हमारे पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर जो है हम लोग अपना जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यूज़ करते हैं, जेसन को। अब जेसन तो हमने नाम सुना है, बट इसके अंदर पता है हम लोग किस तरह से काम करते हैं? इसके अंदर हम लोग काम करते हैं बीसन के थ्रू, जेसन और बीसन, BSON। अब जो बीसन है ना हमारे पास, बीसन होता है एक एक्सटेंशन जो कि जेसन के अंदर होती है। जेसन की ही एक एक्सटेंशन है बीसन, जो कि इसको थोड़ा सा फास्ट कर देती है, ठीक है। इस तरह हम लोग अपना जो डेटा स्टोर करवाते हैं, शो हमें जेसन के अंदर हो रहा है, वो मेनली बीसन होता है, बीसन उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ, सेम ही रहता सर। हाँ बिल्कुल सेम, ये देखो स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। कुछ ये हमारे पास जो है प्रॉपर बना हुआ आ रहा है, कुछ इस तरह से एक लाइक उसका स्ट्रक्चर आ रहा है, एक की है और एक उसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, ये एज एन जेसन फॉर्मेट में आ रहा है सारा का सारा डेटा, बट ये बीसन है, बीसन, ओके। अब ये जो है ना, वो मैं आपको जो बता रहा था कि गेट स्टोर्ड एज बीसन, क्या का डेटा है वो स्टोर होता है एज एन बीसन फॉर्म में। बीसन क्या है, एक तरह की एक्सटेंशन है हमारे जेसन के अंदर है करीब, ठीक है। कुछ स्लाइड्स हैं बस, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ यहाँ पे आके। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस है, पहली बात तो मैं आपको स्टार्टिंग पर चीज़ बता रहा था, मोंगोडीबी जो है हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है। इसके अंदर आप कोई भी किसी भी तरह की जो है ना एसक्यूएल की लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करने वाले आप लोग, ठीक है। इसकी सेपरेट बस आप लोग अपनी जेस के अंदर रहकर सारा काम कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, मैंने आपको भी बताया कि आपका जो डेटा है ना वो स्टोर होता है एज एन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, एज एन जेसन फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसकी की होती है और एक जो है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। वापस ही ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप में से कल कोई भी उठ के इसके अंदर चेंजिंग करना चाहे तो कर सकता है, ओपन सोर्स है, ठीक है। इसको उन्होंने मेनली बनाया था C++ के अंदर, और अगर C++ की बात हो ना तो उसका मतलब ये कि फास्ट होगा ये, क्योंकि C++ लैंग्वेज अक्सर यूज ही की जाती है क्योंकि वो फास्ट होती है। तो मोंगोडीबी को जो बनाया गया वो C++ के अंदर ही बनाया गया, ठीक है। अब इसके कुछ ये फीचर्स हैं, डेवलप फास्टर है, डिप्लॉय ईजियर है, डिप्लॉयमेंट इसकी बहुत ईजियर है। हम लोग आगे जाके हीरोकू के ऊपर इसको डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। लाइक हम लोग अपनी पूरी पूरी बैकएंड की एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको हीरोकू के ऊपर जाकर डिप्लॉय कर दिया करेंगे, जैसे हम लोग फ्रंट एंड को नेटलिफाई के ऊपर करते थे। ये है। उसके बाद ये ना बड़े स्केल के ऊपर काफ़ी काम आती है हमारे पास, जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं तो ये काफ़ी काम आती है। इसको मेरी उन्होंने बनाया था 2007 में, आई थिंक, हाँ 7 में बनाया गया था इन्होंने, ठीक है। उस टाइम पर जो क्या हुआ था, इसकी जो लेटेस्ट वर्जन आई थिंक आई है 2014 के अंदर आई थी, ये बताएगी ये जो जहाँ पे 2.4.9, बट इस टाइम पे इसकी वर्जन ये नहीं है। इस टाइम पे इसकी वर्जन आई थिंक 6 तक पहुँच चुकी है, 6.2 समथिंग इसकी इस टाइम पे वर्जन है आके, ठीक है। अब ये चेक करो, आपको जो मैं बता रहा था जेसन और बीसन का,
MongoDB stores data as document, so it is known as document oriented database. ठीक है, जो मैंने अभी आपको चीज बताई. बट डेटा इज स्टोर्ड एज बीसन. बीसन की फॉर्म में जो है हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है सारा का सारा. अब यहाँ पे आओ और देखो, इफ यू कम फ्रॉम रिलेशनल डीबीएमएस. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आरडीएमएस. अक्सर आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, आरडीबीएमएस. इसको बोलते थे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये होता था हमारा आरडीबीएमएस. जो आरडीबीएमएस, सॉरी, वो जो था हमारे पास, मेरे से नाम ही नहीं बोला जा रहा, आरडीबीएमएस जो भी है, आरडीबीएमएस. तो ये जो था ना हमारे पास, इसके अंदर हम लोग अपनी वही यूज करते थे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज MySQL जो होती थी हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, जो लोग वहाँ उस बैकग्राउंड से आए उनके लिए उसने थोड़ा सा बताया हुआ है कि उसके अंदर टेबल्स होते थे. यहाँ पे हम लोग उसको कलेक्शन बोलते हैं. पूरा का पूरा जो एक टेबल बना हुआ है ना, उसके अंदर सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है. हमारे पास जहाँ पे कलेक्शन होगी, कलेक्शन के अंदर सारा के यूजर का डेटा पड़ा होगा. ठीक है, उसके बाद वहाँ पर रोज होती थी कि एक देखो ये रो है हमजा की, हमजा है, हमजा की आईडी 1 है, उसने टाइटल कुछ दिया, उसने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड की है, सारी चीज़ें एक रो के अंदर आ गई. सेकंड रो इमरान की है, उसने कुछ टाइटल दिया और उसने कुछ डिस्क्रिप्शन दी. ये जो चीज़ है ना, ये रो है. तो वहाँ पर जो था RDBMS के अंदर इस तरह से काम होता था, रोज के अंदर काम हो रहा था. बट यहाँ पे एज एन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो रहा था. वो देखो उसने बताया भी हुआ है, यूजर डॉक्यूमेंट किस तरह से, एज एन जेसन फॉर्मेट के अंदर. ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा दिखने में जो है इजी लग रहा होता है हमें, कि आपका जो है एक ऑब्जेक्ट की शेप में सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, एज एन वो एक ही तरह का टेबल बनानी हो, जो कि जिसके अंदर एक ही रो के अंदर सारा सारा खिचड़ी पकी हुई है सारी. ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम कर रही होती है हमारी. तो उसके बाद क्या है, बाकी ये चीज़ें हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह मैं आपको इसकी बता दूंगा. इंस्टॉलेशन इसके अंदर आके बताई हुई है. बट मेनली हमारे पास कुछ ये फीचर्स थे इसके, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे. और ये इसकी कुछ जो कह लो कि स्लाइड्स वगैरह थी, जो कि हमने यूज़ की करनी है. अब आ जाओ आप लोग यहाँ पर, और मैं पता क्या काम करने वाला हूँ. मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम करने वाला हूँ कि आपका अकाउंट बनाने वाला हूँ. आप इसकी क्योंकि क्लास में मैंने बस जल्दी में बना दिया था, किसी को समझाया नहीं कुछ खास. मैंने अकाउंट वगैरह आपको बनाया था मेरे ख्याल है लास्ट टाइम, आपके लैपटॉप में बनाया था. ठीक है, क्या आपका अकाउंट बनाने वाला हूँ. ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने क्लाउड के ऊपर जाना है, MongoDB एटलस के ऊपर जाना है. हमारा ये क्लाउड होता है, MongoDB का ही ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी. वहाँ पे जाके हम लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, और फिर वहाँ से हमें एक लिंक मिलता है, हम लोग उस लिंक के थ्रू सारा काम करेंगे. उस लिंक के अंदर अपनी सारा का सारा जो डेटा है वो स्टोर करवाएंगे डेटाबेस के अंदर. ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले आके सर्च करना है MongoDB एटलस लॉगिन. कुछ इस तरह से हमने किया हमारा MongoDB एटलस लॉगिन, और इसको लॉगिन करते थे हम लोग आके. लॉगिन किया इसको हम लोगों ने आके, और मैं लॉगिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तो ठीक बना हुआ है पहले से. मैं करूंगा साइन अप यहाँ पे आके, और साइन अप के ऊपर हम लोग अपनी ईमेल इसको देते हैं सबसे पहले आके. किसी ने ज्वाइन किया है? नहीं, किसी ने ज्वाइन नहीं किया. ठीक है, तो ईमेल देते हैं. हाँ, इमरान अपनी ईमेल बताएंगे. IMBAJWA0. बस, ठीक है, ये हमारी ईमेल है. और उसके बाद जो है इमरान नज़ीर ना, इमरान जावेद. पासवर्ड इसका जो है ना, पासवर्ड अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो आप आके खुद ही डाल लो अपना पासवर्ड. ठीक है, इमरान डॉट, और मैं ये उन्होंने नीचे में बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. देखो, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का तो आप हमारा पासवर्ड होना चाहिए, यूनिक कैरेक्टर होने चाहिए, और कोई ईमेल का इसमें ऐड नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो मैं इमरान का आई रख रहा हूँ कैपिटल यहाँ पे. ठीक है, इमरान आगे क्या, .86. ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे. और उसके बाद कंपनी नेम भी वैसे ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे आके ऐसे ही फिर कर देता हूँ, और एक्सेप्ट करो टर्म पॉलिसी को, साइन अप कर देंगे इस चीज़ को आके. जब आप लोग ये साइन अप कर लेते हो, उसके बाद आगे क्या चीज़ होती है हमारे पास, हमें अपनी ईमेल को वेरीफाई करना होता है. ठीक है, तो आपको जो है ना, आपको अपनी ईमेल यहीं पे वेरीफाई करनी पड़ेगी, वहाँ पे नहीं. तो आप यहाँ पे आके अपनी ईमेल लगा लो. जैसे gmail.com खोल रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके आप अपनी ईमेल जो है ना वो जल्दी से वेरीफाई करो. खुद ही लगाओ अपनी ईमेल को. ऐड अनदर अकाउंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ईमेल क्या है, यही वाली IM बाजवा आगे 0. ठीक है, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे अपना, डालिए अपना पासवर्ड अपना ईमेल का. चेक योर फोन पे, तो आपको ये आया है, फोन चेक करें अपना. नहीं आया अभी, आ गया होगा, चेक कर लो. हाँ, वेरीफाई करो जरा इसको. नहीं आया,
आगे ठीक है, ये लिखो 47, ठीक है। अब वो अब अपना पासवर्ड वगैरह डालो यहाँ पे, प्रोफाइल नो थैंक्स ही करो, प्रोफाइल नहीं हमें करनी, उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आप वो जाओगे अपने ये मोंगोडीबी के ऊपर और ये वेरीफाई कर दो इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। यहाँ आऊँगा मैं अब नीचे और जो है मैं वेरीफाई और ईमेल कर लूँगा। 2 घंटे के बाद वैसे एक्सपायर हो जाना था ये। चलें जी, ये काम हुआ और अब इसको कंटिन्यू करते हैं सिंपल हम लोग आके। तो यहाँ तक आके हमने सिर्फ अपना एक अकाउंट बनाया है और उसका सिर्फ पासवर्ड वगैरह रखा है, बट आगे जाके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास अपना क्लस्टर बनाना। अब क्लस्टर क्या चीज़ होती है हमारे पास, क्लस्टर हमारे पास चीज़ होती है एक ऐसी कलेक्शन होती है, एक ऐसा कंटेनर होता है जहाँ पे रह के आप लोग इसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस डाल सकते हो और आपकी जो लास्ट जो एंड पॉइंट होता है वो 100 डेटाबेसेस का होता है। 100 डेटाबेसेस आप बना सकते हो, लेकिन ऑब्वियस अगर आपने डिलीट कर दिया डेटाबेस तो वो इंक्लूड नहीं होगी, डिलीट कर दी तो फिर भी आप 100 बना सकते हो पूरी। ऐसा नहीं कि जो डिलीट कर दी वो भी इंक्लूड होंगे उसके अंदर। टोटल आप 100 डेटाबेस, एग्जिस्टिंग 100 डेटाबेसेस बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम वो पूछते हैं हमसे कि व्हाट इज योर गोल टुडे, योर आंसर विल हेल्प अस गाइड यू टू सक्सेसफुली गेटिंग स्टार्टेड विद मोंगोडीबी एटलस, ठीक है। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग बिल्ड अ न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर यू बिल्डिंग, नीचे आ जाते हैं एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन बिजनेस, नहीं 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 नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। अदर करते हैं इस चीज़ को सिंपल और कहते हैं हम लोग अपना बैक एंड, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे आके। व्हाट इज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, हम लोग किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। तो इसके ऊपर क्लिक करो और फिनिश कर दो इस चीज़ को आकर, डन है। तो अब यहाँ पे आके क्या है हमारा एक क्लस्टर वगैरह बनता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा पेड काम है और थोड़ा सा फ्री काम है, हमें ऑब्वियसली फ्री वाला यूज़ करना है यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो सर्वरलेस के अंदर क्या चीज़ होती है, सर्वरलेस के अंदर हम ये जो है ये पेड है, कितना पे करना पड़ता है, $0.10 पे करना पड़ता है इसके लिए हमें। और इसके अंदर होता क्या चीज़ है हमारे पास, इसके अंदर क्या सीन होता है, अहमद हासिक और इस बैच में है अहमद हासिक, अदनान। ये तो नाम ही दोनों ही नहीं है इस बैच में, नहीं है? इस बैच के हो हैं ही सकता है वो फिर बच्चे, सर वैस के नाम मे बी, हाँ सर ठीक है। मंथली बेस पे हाँ मंथली हाँ नीचे पर लिखा आर, हुआ है। पर आर, ये पर आर है, नहीं ये एम नहीं है, 1 मिलियन रीड्स हैं इसकी ये। अच्छा तो ये ऐसा नहीं है कि पर मंथली है, ये पर आर होता है। पर आर मतलब किस जब तक जितना हमने काम किया उस जितने आप क्या कहते हैं, अगर यूज़र का डेटा आना स्टार्ट हो गया ना तो आपको हर घंटे चार्ज करेगा ये, यूज़र का अगर डेटा आना स्टार्ट हो गया तो सर्वरलेस का क्या मतलब है, सर्वरलेस का ये मतलब होता है कि जैसे यूज़र अपना कोई डेटा स्टोर करता है, जब यूज़र अपना डेटा स्टोर करेगा तब आपको यहाँ पे उसकी सारी कहते हो कि एक्सेस देता है कि आप तब इसको यूज़ कर सकते हो सर्वरलेस को, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं। डेडिकेटेड के अंदर आपको एक पूरा का पूरा प्रॉपर सर्वर मिल जाता है, यहाँ पे आके आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी डेटाबेस बनाने के लिए। फ्री के अंदर क्या चीज़ होती है, हमारे काम की चीज़ फ्री के अंदर क्या चीज़ होती है कि आपको कोई अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं देना पड़ता, बस बेसिक कन्फिग्रेशन है जरिए ज़रा सी। इसके ऊपर आके ज़रा हम लोग करते हैं क्रिएट, और जब इसको हमने क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे आके हमें क्या काम करना होता है, अपना रीजन चूज करना होता है कि आप किस रीजन से ताल्लुक रखते हो, ठीक है। पहले तो अपना उसको प्रोवाइडर बताओ कि आपका प्रोवाइडर कौन है जो आपको डेटाबेस प्रोवाइड करे। तो हम लोग उसको बोलेंगे AWS, सबसे बेस्ट AWS होते हैं वो, बाय डिफॉल्ट मुझे ये सजेस्ट करे तो मैं इस चीज़ को यही रखूँगा, ठीक है। AWS क्या, उसके बाद वो पूछते हैं हमसे हमारा रीजन। देखो बाय डिफॉल्ट वो जो है ना इंडिया मुंबई को चूज़ कर रहा है, बट पाकिस्तान यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर हम लोग इसी को चूज़ कर सकते हैं। मुंबई को हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आके, वैसे आप लोग किसी और को भी चूज़ कर सकते हो, उसका भी कोई मसला नहीं है हमें। सर कोई फर्क पड़ता है रीजन चेंज करने से? नहीं, आगे सारा कोड सेम रहने वाला है, उसका कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। नीचे आके वो क्या काम करते हैं, इस क्लस्टर टायर के अंदर वो हमें मेनली बता रहा होता है कि आपको कितना स्पेस मिलेगा और क्या क्या आप काम कर सकते हो। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक कर लो आप लोग। एक तो ये हम लोग जो फ्री वाला यूज़ करिए, ये फ्री फॉर एवर है, ऐसा नहीं कि एक दो महीने बाद जाके ये ख़त्म हो जाए, फ्री फॉर एवर है ये, ठीक है। इसके अंदर हमें कितनी डेटाबेसेस मिलती हैं, 100 डेटाबेसेस मिलती हैं इसके अंदर है कि हमें, ठीक है। उसके अंदर हम 500 कलेक्शंस बना सकते हैं, एक डेटाबेस के अंदर 500 कलेक्शंस बन सकती हैं हमारी, और हम लोग 100 डेटाबेसेस बना सकते हैं, तो बहुत है इतना। अगर आपने कोई भी एक बहुत प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनानी है, आप उसके लिए भी ये बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना तो हमारी जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, ये 2 GB और 5 GB वाली, ये भी हमें इतनी एक्सेस देती हैं, ये भी हमें सिर्फ 100 डेटाबेसेस ही देती हैं और 500 मैक्स कलेक्शंस ही देती हैं। बट ये है कि बस इनके अंदर थोड़ा सा जो इसका स्पेस है ना वो ज़्यादा, स्टोरेज ज़्यादा है।
बाकी सभी के अंदर जो वैसे उतना ही कलेक्शन भी उतनी है और डेटाबेसेस भी उतनी है, ठीक है, बस स्पेस ज़्यादा है। बाकी उन्होंने साथ में उनकी प्राइस वगैरह भी दी हुई है कि $9 पर मंथ चार्ज करेगा, ये जो है $25 पर मंथ चार्ज करेगा। तो हम लोग फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं और बैकअप इसका नहीं, क्योंकि मैं कुछ करा क्लस्टर नेम हम लोग देते हैं और बाय डिफॉल्ट क्लस्टर का नाम आप दे सकते हो, मैं इसको 0 ही रहने दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, और क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक कर दो, आपका क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब जब आप अपना क्लस्टर क्रिएट कर देते हो उसके बाद जो है ना वो मेनली आपसे ये चीज़ पूछता है कि आपका एक यूज़र होना चाहिए जो कि आपकी इस डेटाबेस को एक्सेस कर सके, ठीक है, आपका एक यूज़र होना चाहिए। जो हमने पहले अपना वो लॉगिन किया ना, अपना पासवर्ड वगैरह दिया, वो मोंगोडीबी का था, ये हमारी इस डेटाबेस का पासवर्ड होने वाला है, डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये हम लोग वैसे तो ये भी सिक्योर होना चाहिए, बट इसको आप चेंज कर सकते हो कभी भी, नीचे एडिट का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यूज़र नेम के अंदर इमरान रख रहा हूँ खाली, इमरान, और पासवर्ड के अंदर फिलहाल के लिए मैं इमरान 123 रख रहा हूँ, और आप इसको चेंज कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। इमरान 123 रख रहा है मैंने, वरना ऑटो जनरेटेड सिक्योर पासवर्ड भी कर सकते हो। मैं इसको क्रिएट यूज़र करूँगा, क्लिक, और ये देख लो नीचे चीज़ ऐड हो गई, इमरान और पासवर्ड एडिट करके आप इसको एडिट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाती है हमारे पास, उसके बाद वो हमसे पूछते हैं कि यार आपका जो है कनेक्ट किस तरह से करोगे, लोकल इन्वायरमेंट में या क्लाउड इन्वायरमेंट में। मैं इसको लोकल इन्वायरमेंट में करूँगा फिलहाल के लिए। वो हमसे मांगता है हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपकी डिवाइस का एड्रेस जो है कि किस डिवाइस के ऊपर जो है आपकी डेटाबेस चलनी चाहिए, ठीक है। आपके पास आईपी एड्रेस करने का पता है क्या चीज़ होता है, आपके पास दो तरीके होते हैं आईपी एड्रेस ऐड करने के। अब अगर मैंने ऐड माई करंट आईपी एड्रेस कर दिया ना, तो वो ऐड कर देगा मेरी इस डिवाइस का आईपी एड्रेस, तो आप अपनी डिवाइस पे ये चीज़ नहीं चला सकोगे फिर। तो मैं नहीं करूँगा ये काम। मैं क्या काम करूँगा, साइड पे आऊँगा, फिर डेटाबेस एक्सेस के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, और ओके ठीक है जो भी है, और इसको मुझे नहीं चाहिए, बस हमें पासवर्ड तो याद ही है, ठीक है। आप लोग आओगे अपनी डेटाबेस के ऊपर क्लिक करो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके नीचे सर्च करता हूँ मेरा आईपी एड्रेस। क्विक स्टार्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे वो मेरा आईपी नेटवर्क एक्सेस, सॉरी मुझे जाना था, हाँ नेटवर्क एड्रेस। तो ऐड एन आईपी एड्रेस, मैं यहाँ पे आके अपना आईपी एड्रेस ऐड करने लगा हूँ। ऐड आईपी एड्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे देखो ऐड करंट आईपी एड्रेस मैं नहीं ऐड करूँगा क्योंकि वो इस डिवाइस का होगा। मैं इसको करूँगा अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जो कि 0000 होता है। इससे ये होगा कि आप अपनी डेटाबेस को किसी भी डिवाइस के ऊपर रहकर एक्सेस कर सकते हो, बट हाँ ये प्रोडक्शन लेवल में काफ़ी नुकसानदेह है। आपको हमेशा अपनी डेटाबेस की एक्सेस सिर्फ आपकी डिवाइस के अंदर रखनी चाहिए, या पे आपके सिस्टम के अंदर रखनी चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं रखनी चाहिए, बट आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसको कंफर्म कर देते हैं हम लोग बस। तो अब क्या सीन है, हमारा एक क्लस्टर बन के आ रहा होता है इस सारे जो हमने काम किए इसके थ्रू। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना इसके अंदर साइड पे, हमारा क्लस्टर बन रहा है। शायद ये 1 से 2 मिनट ले सकते हैं हमारे, बट हमारा प्रॉपर जो है एक क्लस्टर बन चुका, आई थिंक बन गया, बस होने वाला है, बन गया हमारा क्लस्टर, ठीक है। ऑब्वियस आपकी डिवाइस की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आएगी, अगर हम लोग क्लिक करते हैं हमारे कनेक्ट के ऊपर आकर, तो ये वो 4 ऑप्शंस दे रहा होता है हमें कि इन चारों ऑप्शंस के थ्रू आप जो अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो अपने सर्वर के साथ रहकर। ये जो मोंगोडीबी शेल है ना, नीचे अगर मैं आऊँ, अच्छा 3-4 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन, आप अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हो अपने ड्राइवर्स के साथ, अपनी एटलस की एपीआई के साथ, ठीक है। एक्सेस योर डेटा थ्रू टूल्स, आप इस कॉम्पस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको भी इंस्टॉल करवा दूंगा ये। और या फिर आप लोग जो है कर सकते हो मोंगोडीबी के शेल के थ्रू। इसके थ्रू अगर आप करते हो तो आपको हर एक काम कमांड के थ्रू करना पड़ता है, और मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा इजी काम करेंगे, उसके बाद हर एक काम कमांड के थ्रू भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मैं आकर क्लिक करता हूँ मेरे इसके ऊपर रह के, चेक करते हैं कि ये क्या कहता है हमें, इनेबल, मैं कहता हूँ इनेबल रीड एंड राइट डेटा, ठीक है। मेरे पास तो नहीं ऑप्शन अवेलेबल। हाँ ये लास्ट, ये आई थिंक थोड़ी देर पहले ही आया है। मेरे पास तो VS कोड का आ रहा है। हाँ मैं वही देख रहा था, मैं आपको VS कोड के बताने लगा था, लेकिन उन्होंने खत्म कर दिया है। कल तक ये था ऑप्शन, उन्होंने VS कोड का, आज उन्होंने अपडेट कर दिया इसको, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पे आके। हाँ इधर नहीं हुआ अपडेट। नहीं हुआ अपडेट आपका, VS कोड आ रहा है अभी भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे कोई सेटिंग में हमने कुछ किया भी। हाँ शायद हो सकता है। मैं ओहो मैंने ब्राउज कलेक्शंस के ऊपर क्लिक किया है यार। 1 मिनट में, अगर कलेक्शन, अच्छा ये कलेक्शंस के ऊपर अब मैंने जाके क्लिक किया। कलेक्शंस मेनली हमारे पास हैं जो हम लोग हमारा डेटा स्टोर होगा, मेनली वही है कलेक्शन। जैसे वो हमारा टेबल बन रहा था ना, यहाँ पे हमारी वो कलेक्शन बनेगी। मैं वापस ही पीछे जाऊँगा और यहाँ पे जो था मेरा वही काम, उसी के ऊपर वापस चला जाऊँगा। डेटाबेस
के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, पहले तो एटलस के ऊपर गया मैं, कनेक्ट के ऊपर अगर आकर मैं क्लिक करता हूँ और ये आ रहे हैं मेरे पास मोंगोडीबी का ड्राइवर, अगर मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास लिंक है एक मोंगोडीबी ड्राइवर के ऊपर आप क्लिक करो तो इस लिंक के थ्रू जो है ना मैं अपना सारा का सारा अकाउंट जो है लिंक कर सकता हूँ मेरे सर्वर के साथ जाके, ठीक है। अब ये जो ऑब्वियस यहाँ पे जो पासवर्ड डाला है मुझे इसकी जगह अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मतलब ये चीज़ें सारी सिक्योर होनी चाहिए हमारी, तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग पर ही वो ENV का पैकेज रखा होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा पूरा लिंक है ना इसको भी मैं मेरी ENV के अंदर ही डाल दूंगा जाके, फिर मैं उसको process.env डॉट करके एक्सेस कर लूँगा किसी तरह से। आज जो इधर इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे आके कुछ इस तरह से कंट्रोल ये करते हैं कॉपी और इसको आकर पेस्ट कर देते हैं हम लोग .env के अंदर। मैं अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा आके mongo_url, ये नाम है मेरे वेरिएबल का, या URI इसको मैं मोस्टली डेवलपर्स कहते हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, पेस्ट हो गया। अब पासवर्ड की जगह मुझे अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्या था, इमरान123, नहीं डेटाबेस का पासवर्ड डाल, यूजर का पासवर्ड हमने अंदर क्रिएट किया था, डेटाबेस का नहीं जो स्टार्टिंग में था, MongoDB मोंगोडीबी का नहीं, यूजर का वो यही था, वो यही था। ठीक है। यहाँ पे आप अपने यूजर का पासवर्ड डालते हो, मोंगोडीबी का पासवर्ड ही डालते हो, मोंगोडीबी का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये एटलस है हमारे पास, ठीक है। तो ये बन चुके हैं हमारे पास। अब एक काम करने वाला हूँ सिंपल सा, मैं अपनी डेटाबेस को जो है ना कनेक्ट करने वाला हूँ मेरे सर्वर के साथ। मैं कुछ इस तरह का काम अब जाके करने वाला हूँ और वो मैं किस तरह से करूँगा, अभी मैं अपने डेटाबेस के ऊपर कोई डेटा स्टोर नहीं करवाऊंगा आज की क्लास में, बस कनेक्ट करूंगा मेरी डेटाबेस को मेरे सर्वर के साथ आके। इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है अपना एक और पैकेज यूज करते हैं और वो पैकेज होता है हमारे पास, हाइड कर देंगे। क्या ये इसको ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना एक पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे, उस पैकेज का नाम है मोंगूज। मोंगूज हमारे पैकेज का नाम है और मोंगूज मिली उन्होंने एक जानवर के नाम से निकाला है, मोंगूज नेवलो को कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मोंगूज चीज़ क्या है। npm इंस्टॉल करो हमारे इस मोंगूज को, स्पेल कुछ चाहिए है और एंटर कर देंगे इस चीज़ को, वरना इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ तो मिल ही जाएगी। Ctrl+T करूँगा और मैं लिखूंगा मोंगूज। मोंगूज डॉक्यूमेंटेशन करो, क्लिक करो और ये आएगा हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड। इसकी वर्जन ये चलिए 6.6.5। तो उसने क्या काम किया है, इसको पहले तो इंस्टॉल किया है, ठीक है। आगे इसके ऊपर जैसे भी काम होने वाला वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। Ctrl+V, हमारा मोंगूज इंस्टॉल हो जाएगा और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मोंगूज चीज़ क्या है हमारे पास, मोंगूज है हमारे पास एक तरह की लेयर, मेनली जो होती है हमारे पास ये एक तरह की सिर्फ लेयर होती है जो कि कनेक्ट करती है हमारी डेटाबेस को हमारे सर्वर के साथ, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना ही है, इसी के थ्रू जो है हम लोग अपना स्कीमा बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, जैसे हम लोग SQL के अंदर करते थे, ठीक है। वो सारा काम हम लोग अपने इस मोंगूज के थ्रू करने वाले हैं। हमारी उसके बाद ये जब हमारा सारा स्कीमा वगैरह बन जाएगा उसके बाद उसी चीज़ को कनेक्ट करेगा ये हमारे सर्वर के साथ, हमारे इस कंट्रोलर्स के साथ जो है ना, यूजर और जैसे ये चीज़ पड़ी हुई है इसके साथ कनेक्ट करेगा उस चीज़ को, क्योंकि हमें अपने यूजर को क्रिएट करना है, रीड नहीं करना हमें किसी डेटा को। रीड वाला तो काम इजी सीन है हमारा, हो रहा है वो काम सारा, क्रिएट करना है हमें, ठीक है। और जब जैसे ही यूजर क्रिएट होगा उसका डेटा सेव होना चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर जाकर, लॉजिक कुछ ये है। तो हम लोग अब क्या काम करेंगे, अपनी डेटाबेस को जो है ना कनेक्ट करने वाले हैं आके यहाँ पे आज जरा इधर, और मैं इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए पता है क्या काम करूँगा, हर एक चीज़ को मैं सेपरेट रखना चाह रहा हूँ फोल्डर पर आके, ताकि कोड ज़्यादा जमा ना हो हमारे पास, वरना ये सारा का सारा काम हम लोग अपनी सिर्फ app.js के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने MVC मॉडल के थ्रू काम करना है। यहाँ पे मैं एक DB नाम से फाइल बना रहा हूँ, DB की, और इसके अंदर जो है ना db.js के नाम से फाइल बनाऊंगा मैं, और अब मैं अपने मोंगूज को जो है ना इम्पोर्ट करूँगा, क्योंकि मैंने मोंगूज के थ्रू ये सारा काम करना है। और ऐसा नहीं है कि मैं जो कोड लिखूंगा वो आप लोगों को रटने की ज़रूरत है, सारा कोड आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलने वाला है ये, और अगर आप लोगों को तो मैं इसी कोड को जो है ना कॉपी पेस्ट चेक कर दूंगा, उसका मुझे कोई मसला नहीं है। सबसे पहले क्या है, मोंगूज को रिक्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मैं करूँगा कॉन्स मेरा मोंगूज इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो मेरे उसी मोंगूज को, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। उसके बाद उसने क्या काम किया है, उसके बाद उसने एक तरह का सिर्फ फंक्शन बनाया हुआ है अपना, और उस फंक्शन के अंदर जो है ना अगर आप लोग देखो तो उसने जो है ये अपना लिंक डाला हुआ है मोंगूज करके मोंगूज डॉट कनेक्ट किया उसने। कनेक्ट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इसी के अंदर, मोंगूज डॉट कनेक्ट करके उसने अपना लिंक डाला हुआ जो कि हमने अभी अपनी ENV के अंदर डाला हुआ, वो बस तो हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। आगे जाके ऑब्वियस हम लोग इसको एरर या मैसेज वगैरह दे देंगे, बट वो आगे की बात है। आज जो तो मैं करता हूँ वो काम, मैं लिखूंगा मेरा कॉन्स एक फंक्शन के थ्रू मैं काम करूंगा बेसिकली, उससे सारा का सारा काम app.js के अंदर आकर किया हुआ है।
मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा और उसको यहाँ पे आके एक्सपोर्ट कर दूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट सर्वर के अंदर इंपोर्ट, ठीक है। मैं करूँगा कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी के नाम से मेरा एक फंक्शन होगा, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी करो इस चीज़ को, और इसको मैं दे दूंगा मेरी ये एरर फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, उसके बाद मैं लिखूंगा मेरा mongoose डॉट कनेक्ट का मेथड लगाओ, और कनेक्ट किसके साथ करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट क्या है, mongo अंडरस्कोर uri, यही था। आगे जाके हम लोग इसके डॉट देन और डॉट कैच ऐड कर सकते हैं एरर हैंडलिंग के लिए भी, और अगर एरर नहीं आता तो फिर उसको रिस्पॉन्स दे देगा हमें, ठीक है। तो मैं करूँगा डॉट देन करो, और मैं इसको बोल दूंगा डेटा या डेटाबेस, और इधर आ जाओ, और मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूंगा बैकटिक्स के अंदर डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली विद सर्वर और डॉलर का साइन डेटाबेस। तो इधर मुझे मेरा सर्वर जो भी शो करवाना है वो करवा देगा, लोकल हो सकता है, जो भी होगा। तो ये हो गया एक तो मैसेज। उसके बाद डॉट कैच भी एक कर लेते हैं कि अगर नहीं होता बाय एनी चांस तो मुझे कोई एरर मिल जाए, तो मैं इसको एक एरर भी दे दूंगा, एरर कर लेते हैं। और इसको मैं कर दूंगा वापस कंसोल डॉट लॉग, और मैं करूंगा उप्स एरर अकर्ड, एरर अकर्ड, ठीक है। एरर अकर्ड आ जाएगा हमारे पास, अकर्ड के स्पेल ठीक हैं जो भी हैं। और उसके बाद जो है एक इसको ये दे देते हैं, और स्पेस करके मैं इसको टेम्पलेट एडिटर लगा के एरर दे दूंगा। तो एक ये स्ट्रिंग मुझे शो होगी, आगे उसकी मुझे एरर शो हो जाएगा मेरा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मसला इसके अंदर है कि कनेक्ट हमारे पास जो है एक बिल्ट इन मेथड होता है जो कि हमारी डेटाबेस को कनेक्ट करता है हमारे सर्वर के साथ, ठीक है। और mongoose के थ्रू वो काम कर सकते हैं, mongoose का वो मेथड है, ठीक है। कनेक्ट डीबी हो गया। अब ऑब्वियसली मैं कनेक्ट डीबी को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो, किसको, मेरे कनेक्ट डीबी को, डन। जब ये चीज़ जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुकी है, मैं अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर आके उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो मेरा आई थिंक पूरा फुली चार्ज हो गया ये, बस इसको उतार ही देते हैं, ठीक है। तो अब जरा इसको कनेक्ट करने वाला हूँ मैं, और मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट कॉल करवा रहा हूँ मेरे कनेक्ट डीबी मेथड को। मुझे वो शायद सजेशन दे ही देगा, कनेक्ट डीबी सजेशन नहीं दे रहा हूँ मुझे। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो मुझे ऑफिस से एरर मिलेगा। मैं इसको npm रन डेव करता हूँ और एंटर करता हूँ यहाँ पे आके, तो क्या होगा, हमें शो करवाएगा कुछ एरर आ गया, कनेक्ट डीबी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसको हम लोग ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आके मैं लिखूंगा यहाँ पे आके अपना कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी इज इक्वल टू रिक्वायर करो, कहाँ पे है वो, डॉट स्लैश डीबी फोल्डर के अंदर स्लैश करके डीबी, यही है। सेव करते हैं ब्राउजर के अंदर, चेक करते हैं कि क्या कहता है, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000, और आगे डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, मुझे कुछ इस का मैसेज मिलना चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे। और डायरेक्ट अगर वो इंटरनेट से आ रहा हुआ तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो ज़रा इसका वेट ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो सर्वर अप एंड रनिंग है ऑन पोर्ट 8000, और इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसको। अगर जो है मैं इसको जो डायरेक्ट है यहाँ पे आके ही पेस्ट कर दूँ, मेरा जो है env वाला, और सी करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, मैं यहाँ पे आके अपनी डेटाबेस का भी एक नाम देने वाला हूँ, यूज़र डेटाबेस, ठीक है। सेव करूँगा मैं इस चीज़ को, और इधर आकर मैं वापस से इसको जो है रिलोड करता हूँ, रिफ्रेश किया, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8000 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और डीबी का मैसेज नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे आके, या मिल सकता है, थोड़ा सा वेट करवा रहा है शायद ये हमें। आई डोंट थिंक सो ये मिलेगा हमें। मैं यहाँ आ रहा हूँ, और ये जो है ना पूरा का पूरा कंट्रोल सी कर रहा हूँ इस चीज़ को, और मैं इसको जो है लगा रहा हूँ ये डायरेक्ट यहाँ पे आके मेरे db.js के अंदर, और यहाँ पे कुछ इस तरह से पेस्ट कर रहा हूँ मैं, और इसको मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर रखना है, कंट्रोल जी, एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं ये काम कर दिया मैंने, MongoDB ये हो गया कनेक्ट, तो ये फ़ौरन हो जाता है, इसमें इतना इसको टाइम लगाना नहीं चाहिए। और उसके अलावा मैं और एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि इस mongoose.connect को मैं यहाँ से उठा लूँगा, कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल ए करके इस पूरे को कमिट कर देते हैं,
और ये जो कनेक्ट डीपी है ना, मैं इसकी जगह डायरेक्ट अगर यहाँ पे आके उसको कॉल करूँ मंगूज और कनेक्ट को, क्योंकि मेनली चीज़ तो यही है ना। मैं तो इसके अंदर आकर अब काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मंगूज इज नॉट डिफाइंड, हाँ जी मंगूज मैंने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंगूज यूज हो रहा है। मैं लिखूंगा मेरा मंगू कॉन्स मंगूज इज इक्वल्स टू, करो उसको रिक्वायर कहाँ से, मंगूज से सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं, इधर ही रहते हैं। सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट, जो है हमारा पोर्ट हमारा 8000 का है, उसके ऊपर जो है हमारा सर्वर जो है वो रन कर रहा है। हाँ जी, और नहीं हुआ ये कनेक्ट हमारे पास, हमारा यहाँ पे मैं अगर मैं स्लैश को जो है ऊपर बिल्कुल डाल देता हूँ, यहाँ पे आके ऐसा जिसका मसला होता तो नहीं है, मे बी मेरे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, क्योंकि अगर ना होता तो उसने फ़ौरन से रन करना था मेरे मैसेज को, या कुछ भी इस तरह का उसने मुझे मैसेज दे देना था, एरर आ जाता, या तो फिर ये कनेक्ट हो जाता, दोनों में से कोई एक काम होना था, बस उसने दोनों में से कुछ भी नहीं किया हुआ है यहाँ पे उसने। इंटरनेट चेंज कर देता हूँ। इंटरनेट यहाँ पे और आते ही नहीं है यार। मेरा उनका आपका है, दिखाएं ज़रा क्या है। वो ही देख रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड रहने दे यार, क्योंकि आप कनेक्ट किया तो फिर क्लास एंड हो जानी है। अच्छा, यार दे ही दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है बैकग्राउंड में। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो दूसरी है। हाँ जी, हमजा इमरान पासवर्ड है। अच्छा एक सेकंड, कौन सा है? वो लास्ट में जाओ। P20 लाइट। नहीं नहीं, नीचे OnePlus 9 हमजा इमरान कैपिटल है, H और I। अच्छा ओह, एरर आ गया था हमें, एरर रकड, एरर हमें किसी तरह का मिल गया है कि कनेक्ट हुई नहीं है, क्लस्टर जो है हमारा शायद ठीक से बना नहीं है, तो उस वजह से उसने मुझे एरर दे दी है। ठीक है, मतलब डेटाबेस कनेक्शन का जो हमने काम किया वो सारा का सारा ठीक है, हमारा जो मसला है वो हमारी क्लस्टर के अंदर जाकर मसला है। ठीक है, हमने जो अपना मेनली क्लस्टर बनाया है उसके अंदर हमें मसला है, और बाकी थोड़ा सा उसको सर्च कर रहा था वहाँ पे कि ना ठीक है या नहीं, तो वहाँ पे उसने मुझे मसला दे दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग अपने क्लस्टर के अंदर जाते हैं और फिर इसको सेट करेंगे हम लोग आके, फिर और क्या हो सकता है कि क्लस्टर के अंदर हमने क्या मसला। चेंज करने की जरूरत नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। दोबारा अगर मैं दोबारा कर लूँ इस चीज़ को, कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट, हो अब क्या कनेक्ट हो गया हमारी डेटाबेस। ठीक है, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली विद सर्वर, और ऑब्जेक्ट शो करवा रहा है वो मुझे। मैं डीबी डेटाबेस डॉट करूँगा और यहाँ पे आके कनेक्ट करूँगा कनेक्शन, अगर ये करूँ और सेव करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब वो शो करवाएगा ऑब्जेक्ट ही शो करवा रहा है। खैर हमारा सर डेटाबेस जो है वो कनेक्ट तो हो चुकी है। यहाँ पे डेटाबेस डॉट, यहाँ पे आके हमारे पास जो चीज़ थी एक, मुझे आई थिंक वो चीज़ भूल गई, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि जो हमें प्रॉपर शो करवाता है कि ये कहाँ पे हमारा सर्वर चल रहा है इस टाइम पे। कलेक्शंस नहीं था वो कुछ और ही चीज़ थी हमारे पास, और मैं उस चीज़ को जो है ना देखूंगा यहाँ पे कि वो क्या चीज़ थी मेरे पास उसका आई थिंक कोड पड़ा ही होगा। मैं ई कॉमर्स के अंदर चल जाता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं जाऊँगा बैकएंड के अंदर, और इस तरह कोड को चेक करते हैं। ये बेसिकली ई कॉमर्स टाइप की फुली वेबसाइट है जो कि हमारी काम करती है। वैसे हमारी डेटाबेस कनेक्ट होगी, बस हम एक मैसेज प्रॉपर शो करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर नहीं होगा, वो डीबी के अंदर पड़ा होगा। कॉन्फिग के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो डेटाबेस डॉट जेएस, हाँ जी, डेटा डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट है, होस्ट हम लोग बताते हैं उसको अपना मेनली, मैं भूल गया था, अक्सर मैं भूल जाता हूँ इसको। तो डेटाबेस डॉट
कनेक्शन डॉट होस्ट। तो सेव करेंगे इस चीज़ को अगर हम लोग आके, तो अब हमें ये प्रॉपर दिखा देगा यहाँ पे। तो इस होस्ट के ऊपर जो है ना हमारी डेटाबेस कनेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट क्योंकि क्लस्टर से आ रहा है। तो सिंपली इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी डेटाबेस को जो है कनेक्ट कर सकते हो। कोई मसला इसके अंदर है कि क्लियर है? बस बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो हमें सारा काम करना है अपना। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई हमारे पास यहाँ पे। इसमें बताओ पहले कोई मसला है किसी को भी? गुड है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह मारनी है और किस तरह से हमें अपना वो जो है क्रड वगैरह परफॉर्म करना है सारा का सारा, ठीक है। अभी जो है इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे आके। स्टॉप रिकॉर्डिंग।